हेलो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10th। एक बिल्कुल नए पैटर्न में हम लोग आज से हमारे लेक्चर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी different medium of understanding and recording our lectures because previous lectures में I have noticed कि आप लोगों को sound से related कुछ issues हो रहे होंगे, या मान लीजिए आपको videos से related कुछ issues हो रहे होंगे, उसकी clarity, उसकी brightness और जो visual appearance एक feel आना चाहिए वो नहीं आ रहा था। So हमने इसको आज थोड़े एक different pattern से शुरू किया है and very soon we'll be editing it further and making it more awesome. That's my promise. ठीक है, तो आज हम यहाँ बायोलॉजी की शुरुआत करने जा रहे हैं और अब तक हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। बट बिफोर आई स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू, ऐसे तो साउंड बेटर है लेकिन किसी को साउंड एक्सपीरियंस थोड़ा कम लगे तो दे कैन यूज ये हेडफोन और अपने साथ में पेन पेंसिल या एक रजिस्टर रखें सो दैट इन केस यू नीड सर्टेन थिंग्स आपको नोट करनी हो आप कर सकें। हम बहुत जल्दी ऐसा सिस्टम भी जनरेट कर रहे हैं सो दैट वी कैन रीच आउट टू यू विद द पीडीएफ फाइल्स, जिससे कि आपको नोट्स जो हैं वो पूरे एग्जैक्ट उसी पैटर्न में जैसा हम पढ़ा रहे हैं वैसे मिल सकें। सो एज ऑफ नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस बायोलॉजी एंड 10th स्टैंडर्ड बायोलॉजी इज अटरली इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे तो साइंस ओवरऑल ही इंटरेस्टिंग है लेकिन बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म एंड द टॉपिक। एज सच आपके बायोलॉजी में जो पहला टॉपिक है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, लेकिन हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इन जनरल अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, तो स्टूडेंट में से कि इट इज अ biological activity or it's a process or biochemical process which is required to maintain the continuity of the life की continuity को maintain रखने के लिए। तो ये बात सही है, ऐसे बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हैं, न्यूट्रिशन बीइंग वन ऑफ देम और रेस्पिरेशन बीइंग वन ऑफ देम, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप अगर अपने आप ओवरऑल डे को आप थोड़ा सा सोचेंगे तो यू विल रियलाइज कि देयर आर सो मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज गोइंग ऑन। हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हैं ये सारी चीजें, तो हम स्टेप बाय स्टेप इस 10th स्टैंडर्ड में इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा जो हम पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा सा हायर लेवल पे ले जाके पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। और न्यूट्रिशन का एग्जैक्टली क्या मतलब है हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो जो टर्म है न्यूट्रिशन, मैं इन विजुअल्स को आपके सामने कुछ यूज कर रहा हूँ। आई हैव सीन दीज विजुअल्स, इंटरनेट पे देखे मैंने, मुझे बड़े अट्रैक्टिव लगे तो मैं आपके लिए इनको लेके आया हूँ, यूज कर रहा हूँ। द टर्म न्यूट्रिशन essentially means it's a process and in which the food is ingested, it is taken inside and then it is utilized for general nourishment of the body। अगर हम बहुत जनरल इसके बारे में बात करें, ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करेगा, फिर उस फूड को ऑब्टेन करने के बाद उसको यूटिलाइज करेगा आप उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उनके लिए। बट इफ यू वांट टू जनरली डिफाइन इट, इफ द प्रोसेस इन विच फूड इज इंजेस्टेड and utilized for the nourishment of the body and the process by which the organism obtain and utilize the food for their growth, development, maintenance and everything। ये जो विजुअल है ये सब उस हेल्थ को ही शो करने के लिए बनाया गया है। ठीक है ना, जो ओवरऑल पर्सन की ओवरऑल हेल्थ और एक्टिविटीज से रिलेटेड है उसको दिखाने के लिए। जनरली जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसी से जुड़ी एक टर्म है दैट इज न्यूट्रिएंट्स, और आपने लोअर क्लासेस में न्यूट्रिएंट्स के बारे में बहुत बात की है। आपके सामने एक विजुअल है जिसमें हैंडफुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स दिखाए गए हैं और बहुत सारी अच्छी चीजें हैं और बढ़िया हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज एक पर्सन जो है वो इतनी बैलेंस डाइट आई डोंट थिंक कंज्यूम करते हैं, दो हमें एक बैलेंस डाइट का ध्यान रखना चाहिए। बट ओवरऑल दीज आर द केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द फूड एंड विच आर रिक्वायर्ड फॉर द जनरल नरिशमेंट ऑफ द बॉडी, दे आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। एंड आई होप आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। I guess छोटे बच्चे भी समझते हैं, they are carbohydrates, they are fats, they are proteins, they are vitamins, minerals, water and roughage over 7 parts जो हैं nutrients के हैं, और उनमें भी बहुत सारे elements जो हैं nutrients बन जाते हैं फिर अगर हम deep classification करते हैं उनके। ठीक है, तो fine whatever, ठीक है ना, ये फूड के पार्ट और न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात है। अब हम इसको और फर्दर आगे लेके चलते हैं और समझते हैं कि किसी इंसान को, किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी को भी एनी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है। तो अगेन एक बड़ा प्यारा सा विजुअल आपके सामने है जिसमें एक वर्किंग फॉर्मेट को, ठीक है ना,
न्यूट्रिशन से और फूड स्टफ से रिलेट करके बनाया गया. पीपल आर वेरी क्रिएटिव, आई गेस दैट्स व्हाई दैट क्रिएटिविटी उनकी जो है वो इतनी अच्छी है कि वो एक छोटी सी जो है इमेज से बहुत कुछ कहने की कोशिश कर जाते हैं. एनीवेज, so the nutrition की जो need है that is for proper growth of organism, definitely organism जो है वो proper growth के लिए उसको चाहिए. आप सब लोग अपनी growing ages में हैं, तो growing age में perfect growth के लिए जो एक proportionate growth होती है organism की, उसके लिए definitely हमें nutrients की ज़रूरत है. and day to day life में चाहे हम अवेकन्ड स्टेट में हो, चाहे हम इवन रेस्ट कर रहे हो, हमारी बॉडी एक्टिविटीज लगातार चलती रहती हैं. ठीक है ना, हम सो भी रहे हैं तो हमारी हार्ट बीट जो है, हार्ट की फंक्शनिंग है, रेस्पिरेशन है, इवन ब्रेन की एक्टिविटीज हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, ऐसे बहुत सारी चीजें लगातार चल रही हैं. सो वी कॉन्स्टेंटली नीड एनर्जी. ठीक है ना, तो जो एक दूसरा रिक्वायरमेंट फूड का है कि लगातार आपको एनर्जी मिलती रहे बॉडी के वेरियस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए. देन इन एवरी डे टू डे लाइफ हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज जो हैं वो डैमेज होते हैं और उनकी जगह पर बहुत सारे टिश्यूज बनते हैं. तो एक वियर एंड टियर को मेंटेन करने के लिए हमें नरिशमेंट चाहिए. आई डोंट नो आपको ये चीज़ पता है या नहीं कि आपकी बॉडी में रोज करीब 3 मिलियन आरबीसी दे डाई. ठीक है, और उनकी जगह 12 मिलियन आरबीसीज नहीं बनती हैं ऑलमोस्ट. तो अगर इतनी आरबीसी डेड हो, सिर्फ आरबीसी की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी सेल्स के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा. इवन अगर अपने हाथ को आप ऐसे रब करेंगे तो बहुत सारी डेड सेल्स जो है वो हट जाती है, उनकी जगह नई सेल्स ले लेती है. इट गोज ऑन एंड ऑन. तो इतने सारी चीज़ों को बनाने के लिए, इतनी टिश्यूज़ को बनाने के लिए, इतने बॉडी सेल्स को बनाने के लिए डेफिनेटली हमें रॉ मटेरियल चाहिए दैट वी गेट फ्रॉम द food, any nutrient. So repair of the damaged body tissues, that is a very important thing. And for regulation of various body process, बहुत सारे body process जो हैं उनको regulate करने के लिए, just to maintain the way they are functioning. Like even if you're not thinking about it, you're constantly breathing. Even if you're not thinking about it, your food which you eat, it undergoes digestion. ठीक है ना, और even if you're not thinking, your heart is constantly beating. एंड सो मेनी थिंग्स जो हमें नहीं पता. अंदर हार्मोन्स का फॉर्मेशन है और बहुत सारे केमिकल्स जो हमारे लिए यूटिलाइज होने वाले हैं, जरूरी हैं, वो बन रहे हैं. बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं, उनको हटाने का प्रोसेस लगातार चल रहा है. सो दीज आर द थिंग्स, दे कॉन्स्टेंटली, दे रेगुलरली वो चलती रहती हैं, भले आपका ध्यान हो चाहे नहीं हो. ठीक है ना, तो ब्रेन की एक्टिविटीज हैं लगातार चल रही हैं. इन सब के लिए हमें क्या है, लगातार एनर्जी चाहिए और रेगुलेशन चाहिए, वर्किंग चाहिए. तो उसके लिए हमें फूड की बहुत जरूरत होती है. इन द सेम फैशन हम इन सारी जो एक्टिविटीज हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को, इनको समअप करके और इनकी टेक्निकल टर्म्स को पहले पढ़ेंगे सो दैट हम इस चैप्टर न्यूट्रिशन को आगे और अच्छे से समझ सकें. सो मैं पहली एक बायोलॉजिकल टर्म आपके सामने ला रहा हूं दैट इज रिलेटेड टू दिस सेक्शन, दैट इज मेटाबॉलिज्म. द टर्म मेटाबॉलिज्म इज एक्चुअली अ सम टोटल ऑफ collective term. It's a collective term. It's a sum total of all the biological or biochemical activities taking place inside a living cell or in your body. ठीक है ना, in a living being, that is known as metabolism. Collectively उसे कहा जाता है. ये एक्टिविटीज कुछ भी हो सकती हैं. ये एक्टिविटीज आप एक नीचे जो विजुअल है उसको देख के, इवन अगर आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं, इट्स अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी. वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है. ठीक है ना, यहाँ आप देखेंगे इसमें, तो दैट इज अगेन अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी. अगर वो आपकी बॉडी में उससे फिर एनर्जी को रिलीज कर रहा है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, दैट्स अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी. और अगर आपको बॉडी के वर्किंग के लिए, मूवमेंट्स के लिए, ठीक है ना, एंटरटेनमेंट, डांस यहाँ लिखा है, उसके लिए भी अगर आपको वर्क करना है तो भी यू नीड एनर्जी. तो ये बहुत सारी चीजें एक कोऑर्डिनेशन में वर्क करती हैं, बहुत सारी चीजें मिलकर वर्क करती हैं. तो इन सबको कलेक्टिवली, मैं तो 4-5 एग्जांपल लिए, दैट इज एनॉर्मस नंबर ऑफ प्रोसेसेस व्हिच आर गोइंग ऑन. हायर लेवल पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि सब कुछ अपने आप कैसे चल रहा है. ठीक है ना, दैट इज ओवरऑल प्रोसेस नोन एज मेटाबॉलिज्म. अब इस मेटाबॉलिज्म में डेफिनेटली बहुत सारे सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे सब्सटेंस रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहे हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस बन रहे हैं एज अ प्रोडक्ट. तो इन सब्सटेंसेस को हम एक कलेक्टिव टर्म देते हैं कॉमन, दैट इज नोन एज मेटाबोलाइट. फॉर इंस्टेंस आपकी बॉडी में एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज जो है वो it undergoes respiration and it gives you energy. So glucose becomes a metabolite. In the same way, when the plants they perform photosynthesis, they prepare raw organic food from some raw material. So definitely these are known as metabolites. Okay, so metabolites are the substance which are undergoing these processes. ठीक है ना, that is known as metabolites. Okay,
तो दो टर्म हमने देखी, मेटाबॉलिज्म और मेटाबोलाइट। इससे पहले जो टर्म्स थी वो आपकी पुरानी थी, पढ़ी हुई थी, ठीक है ना, बहुत कॉमन टर्म थी, मे बी ये भी आपके लिए कॉमन ही हो, अभी हम जनरल बातें कर रहे हैं। अब इस मेटाबॉलिज्म को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वन इज कैटाबॉलिज्म एंड अदर इज एनाबॉलिज्म। ये किसी के लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, ठीक है ना। द टर्म कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म आपकी बॉडी में चलने वाले ओवरऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस का दो पार्ट में ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में वो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वो सारे प्रोसेस आते हैं विच आर समवॉट रिलेटेड टू ब्रेकिंग डाउन। इट्स नॉट डिकम्पोजिशन ऑलवेज, बट इट इज समथिंग टू ब्रेक, ठीक है ना। डिस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो प्रोसेसेस हैं, जहां कोई चीज कॉम्प्लेक्स से सिंप्लीफाई हो रही है, ठीक है ना। डिस्ट्रक्शन से ज्यादा बेटर वर्ड है कि कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है विच इज बीइंग सिंप्लीफाइड, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर थिंग्स, दैट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। स्टूडेंट के कैटाबॉलिज्म, मेरी बॉडी में क्या कॉम्प्लेक्स चीजें जो सिंपल ब्रेक डाउन होती है, बहुत सारे हैं। लाइक आपने फूड कंज्यूम किया, इट अंडरगोज टू डाइजेशन, दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, कैटाबॉलिज्म, ब्रेकिंग डाउन। आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, अल्टीमेटली इट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, ब्रेक होते हुए फाइनली, सो इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट, ब्रेकडाउन प्रोसेस। एंड डेफिनेटली ऑल ब्रेकडाउन प्रोसेस और इस तरह के प्रोसेस जिसमें हमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदलना होता है, वी नीड एनर्जी। तो यहाँ एनर्जी की जरूरत होती है, तो एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, जो दूसरा पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और इसमें एक एग्जांपल जो है वो डाइजेशन के साथ ही एक एग्जांपल लिया है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग नहीं है, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है ना, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। रेस्पिरेशन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि जब हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक फूड एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्दर डिकम्पोज होके, ब्रेक डाउन होके एंड स्टार्ट्स गिविंग यू एनर्जी, ठीक है ना। तो दैट इज, ठीक है ना, तो इसमें जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, कैटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर। और एनाबॉलिक एक्टिविटीज जो है, एनाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब है जहां हम कुछ सिंथेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फॉर्म समथिंग, और उस फॉर्मेशन के लिए, क्रिएशन के लिए डेफिनेटली वी हैव सम रॉ मटेरियल, और जिस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के थ्रू हम फॉर्म कर रहे हैं, उसे बना रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को, दैट इज नोन एज एनाबॉलिज्म। सो टर्म है बायोसिंथेसिस, बायो मींस लिविंग, एक लिविंग सेल के अंदर कुछ फॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा है, दैट इज नोन एज बायोसिंथेसिस, and with the help of certain agents and definitely with the help of energy. Without the utilization of energy you cannot form something, so that is known as what, anabolism. It requires energy. तो हमें ध्यान रखना होगा कि catabolic activities में we the energy is released, and जो anabolic activities हैं उन सब में जो है energy utilize होती है। बहुत simple example मैं ले रहा हूँ इसका anabolic activities का, that is photosynthesis। plants जो होते हैं, तो प्लांट्स बिना एनर्जी को यूटिलाइज किए और फूड जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते। एज यू नो, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर व्हाट, लाइट एनर्जी, ठीक है ना, ये बहुत जनरल सी चीज है। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से इसे समझाने की कोशिश की है कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। हियर इट इज एनाबॉलिक। एनाबॉलिक मींस टू फॉर्म, ठीक है ना, जहाँ रॉ मटेरियल जो है, सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये एनर्जी को यूज करके एंड दे आर कन्फाइंड एंड कन्वर्टेड इनटू लार्जर मॉलिक्यूल। सो दीज वर द रॉ मटेरियल मॉलिक्यूल्स, और एनर्जी को यूज करके इन्होंने और एक लार्जर मॉलिक्यूल जो है फॉर्म किया है। मेरे ख्याल से जितनी भी विजुअल अप्रोच होती हैं वो आपके दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक रहती हैं, आपको समझने में ईजी होता है, और हम उसे लंबे समय तक रिटेन करके रख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं अपने दिमाग में। तो हमें विजुअल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और बायोलॉजी पूरा विजुअल्स का ही खेल है। एग्जैक्टली जितने डायग्राम्स को हम समझेंगे, विजुअल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, विल बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर लर्निंग। अब कैटाबॉलिक एक्टिविटी को देखिए जो जस्ट रिवर्स है इसकी। हियर व्हाट वी हैव टेकन अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, एंड दिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन बाय सर्टेन एजेंट्स, डेफिनेटली विल बी यूजिंग सर्टेन एजेंट्स, और जिससे ये सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक हुआ है, और सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक होने के साथ ही साथ क्या हुआ है, एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है ना। तो ये दो डिफरेंस हमें ध्यान रखने होंगे कैटाबॉलिज्म में और एनाबॉलिज्म में। इज दिस ओके? तो हमने स्टार्ट किया मेटाबॉलिक एक्टिविटी से। मेटाबॉलिक मींस दिस एंटायर क्यूमुलेटिव प्रोसेस, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं। इनमें पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस को हमने नाम दिया मेटाबोलाइट। फिर इस मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म स्टैंड्स फॉर ब्रेकिंग एंड एनाबॉलिज्म स्टैंड्स फॉर फॉर्मेशन, ठीक है ना। हमने उनके एग्जांपल्स देखे और हमने देखा कि किस तरह से कैटाबॉलिज्म जो है इट रिलीजेस एनर्जी, वेयर इज इन एनाबॉलिज्म एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। ओके, अब हम एक एग्जांपल से एक इंपॉर्टेंट चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए
जो किसी लिविंग सेल में होते हैं, लिविंग बीइंग में होते हैं, एक बहुत कॉमन फीचर यहाँ पर लिखा गया है. इट इज एक्सप्लेन्ड, रिमेंबर, ठीक है ना, नोट डाल के समझाया गया है. ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर स्टेप वाइज. एक सिंगल स्टेप में कुछ नहीं होता. इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं दे आर मल्टी स्टेप प्रोसेसेस. एंड ये मल्टी स्टेप प्रोसेसेस जो हैं, ये अगर बहुत सारा लंबा प्रोसेस हो गया और मल्टी स्टेप हो गया तो डेफिनेटली दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी वेरी स्लो. तो हम इतना इंतजार नहीं कर सकते, ठीक है ना. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत सारे स्टेप्स में हो रही है तो वी कैन नॉट वेट. सो दीज प्रोसेसेस व्हिच आर मल्टी स्टेप, many step process are catalyzed by enzymes. Now see, there is an important term, catalyzed and then enzyme. अब इनका मतलब समझते हैं, ठीक है ना. The term catalyze means altering the rate of a biological or biochemical or a chemical reaction. ठीक है. मान लीजिए किसी प्रोसेस को होने में जो टाइम कंज्यूम हो रहा है, अगर उस टाइम को बहुत रिड्यूस कर दिया जाए, इस प्रोसेस को फास्ट कर दिया जाए बाय यूजिंग सर्टेन एजेंट. शर्त यह है कि वो जो एजेंट इस प्रोसेस को, जो उसकी स्पीड को चेंज करने जा रहा है, वो उस प्रोसेस के बाद भी अनअफेक्टेड रहे. देन इट इज नोन एज अ कैटलिस्ट. और अगर दूसरी शर्त, अगर यही कैटलिस्ट किसी लिविंग सेल में पार्टिसिपेट करता है, देन इट इज टर्म्ड एज अ बायोकैटलिस्ट और एंजाइम. आई रिपीट, there is a chemical process or there is a biological process or there is a biochemical process. कोई भी एक्टिविटी है, हम इस तरह से लेते हैं. इस प्रोसेस को होने में जितना टाइम लग रहा है, हम उस टाइम को रिएक्शन की स्पीड या रेट कहते हैं. अब इस रिएक्शन की स्पीड या रेट को ऑल्टर का मतलब चेंज का मतलब फास्ट और स्लो, दोनों कुछ भी हो सकता है. किसी एजेंट की प्रेजेंस में अगर ये स्पीड या ये रेट ऑल्टर हो जाए, अगर प्रोसेस स्लो है तो फास्ट हो जाए, फास्ट है तो स्लो हो जाए, और उससे भी बड़ी बात कि इस प्रोसेस के बाद वो जो एजेंट था वो फिजिकली, केमिकली या उसकी जो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव जो भी उसका पैटर्न है उसमें जैसा था वैसा ही रहे, उसमें चेंजेस नहीं आए, देन उस सब्सटेंस को कहते हैं कैटलिस्ट. ठीक है. और ये जो टर्म कैटलिस्ट है ये ब्रॉड टर्म है, लेकिन अगर यही सब्सटेंस जिसे हम कैटलिस्ट कह रहे हैं अगर ये किसी लिविंग सेल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तब हम उसे बायोकैटलिस्ट या एंजाइम कहते थे. तो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट. बायोकैटलिस्ट आर एक्चुअली कैटलिस्ट व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन वर्किंग इन अ लिविंग सेल. हम इसके बारे में भी और बात करेंगे, लेकिन पहले मैं समझाता हूं कि एग्जैक्टली ये है क्या. ठीक है ना. तो एक बहुत यूसिड मैनर में, एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं. एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है. दिस एग्जांपल इज, इस इक्वेशन को देखिए, आपने अभी केमिकल रिएक्शंस इन इक्वेशंस में भी इक्वेशन देखी है, बैलेंस की है, लेकिन अब मैं इसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को ले रहा हूं. दिस इक्वेशन इज व्हाट? इट इज ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन है. इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये इसका कंबशन हो रहा है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, और एनर्जी मैंने लिखा है, जनरल टर्म लिखी है एनर्जी. अब ये आपको अच्छी तरह पता है कि ये आपकी सेल्स में, बॉडी सेल्स में ये ग्लूकोज जो है यही आपको एनर्जी देता है प्राइमरीली. ऐसे तो और भी हैं, फैट्स भी हैं, लेकिन प्राइमरीली ग्लूकोज आपको एनर्जी देता है. तो ये ग्लूकोज मान लीजिए अब आपकी बॉडी सेल में है. अब ये एयर की जगह ऑक्सीजन जो है, जो आपकी बॉडी सेल में पहुंची है, ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जनरल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं. और एक पूरे प्रोसेस में, सीरीज ऑफ प्रोसेस में जो एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है, उस एनर्जी की वैल्यू आपके सामने लिखी है मैंने, 673 किलो कैलोरी. अप्रोक्सीमेट है, 100% नहीं है. ठीक है ना. तो अप्रोक्सीमेशन में ये एनर्जी 673 किलो कैलोरी है, जिसे अगर मैं जूल में और किलो जूल में कन्वर्ट करता हूं तो ये करीब करीब 27 किलो जूल. ठीक है. 2800 मान लें अप्रोक्सीमेशन में, और करीब 2800 यानी 2800 किलो जूल अगर हम मान लेते हैं, तो अगर मैं इसे जूल में कन्वर्ट करूं तो इट विल बी 28 लाख जूल. और ये सब, इतनी सारी एनर्जी किससे मिल रही है? इतने ग्लूकोज से. इतने ग्लूकोज. ये जो एनर्जी मिल रही है, अगर ये एनर्जी मैं ग्लूकोज से ना लूं, और अगर ये एनर्जी मैं सपोज कोल से लूं, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 30 किलो जूल पर ग्राम है, और ऑलमोस्ट, अलग अलग कोल की अलग अलग होती है,
लेकिन 30 किलो जूल पर ग्राम अगर कोल की कैलोरीफिक वैल्यू है, कोल की कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है 1 ग्राम कोल को जलाने से इतनी एनर्जी मिलती है, 30 किलो जूल, और ये है करीब करीब 2800। तो अगर मुझे इतनी एनर्जी जो मैं अभी ग्लूकोज से ले रहा था, ग्लूकोज से ना लेकर इतनी एनर्जी अगर मुझे कोल से लेनी पड़े, तो ऑन एन एवरेज मुझे करीब करीब 100 ग्राम कोल की जरूरत पड़ेगी। 100 ग्राम कोल की जगह ये एनर्जी मुझे इतने ग्लूकोज से मिल रहा है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा तो ये आएगा 180। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं ये आपकी रिएक्शन जो है ये आपकी बॉडी सेल्स में हो रही है, ग्लूकोज आपकी बॉडी में चल रहा है और एनर्जी दे रहा है। कितनी एनर्जी? इतनी एनर्जी 673। कौन दे रहा है? इतना ग्लूकोज। कितना ग्लूकोज? इस ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, ये करीब 180 है, ठीक है ना। इतने ग्लूकोज से 180 ग्राम ग्लूकोज से आपको इतनी एनर्जी मिल रही है 673 किलो कैलोरी, विच इज इक्विवेलेंट टू दिस मच ऑफ जूल। किलो कैलोरी को जूल में बदलने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये जो एनर्जी है अगर ये बाई चांस मैं कोल से लेना चाहूं, कोल से, तो मुझे करीब करीब 100 ग्राम कोल चाहिएगा ऑन एन एवरेज। अब आप मुझे दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या आप एक दिन में 180 ग्राम ग्लूकोज कंज्यूम कर लेते हैं क्या? 180 ग्राम ग्लूकोज आपकी बॉडी में आप कंज्यूम करते हैं क्या? एक ऑन एन एवरेज हम लेते हैं दिन भर में, मिल्क में, टी में, बेवरेजेस में, चॉकलेट्स में, केक में, स्वीट्स में, इन सब में तो हम डायरेक्ट शुगर यूज कर रहे हैं। अदर देन दैट हम कार्बोहाइड्रेट की वेरियस फॉर्म्स को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। हम राइस है, व्हीट है, पोटैटो है, आलू के बिना तो कोई सब्जी नहीं बनती, ठीक है ना। तो इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट भी अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज ही बनता है। तो काफी पॉसिबिलिटीज हैं कि हम हमारी बॉडी में डेली इस इतना तो नहीं लेकिन हाँ इसके आसपास इतनी एनर्जी, मतलब इतना तो ग्लूकोज कंज्यूम कर रहे होंगे। और इतना ग्लूकोज अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं और अगर आपकी बॉडी में जाके पूरी तरह से अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें पूरा अगर आपकी बॉडी में जाके रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो जाता है तो आपकी बॉडी में 28 लाख जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। और इतनी एनर्जी 100 ग्राम कोयले से भी मिलती है, यानी 100 ग्राम कोयला, मेरे ख्याल से इसमें इतने हाथ में मेरे आ जाएगा 100 ग्राम कोयला। तो इतना कोयला जलाने से जितनी आग लगती है उतनी आग रोज आपकी बॉडी में लगती है, यानी उतनी एनर्जी आपकी बॉडी में रिलीज होती है। और मजे की बात है आपको पता नहीं लगता। क्यों पता नहीं लगता? क्योंकि ये सारी एनर्जी एट ए स्ट्रेच नहीं निकलती है, ये सिस्टमेटिकली टुकड़ों में धीरे 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 रिलीज होती है। तो इसका मतलब जो एंटायर प्रोसेस है एनर्जी रिलीज करने का वो कैसा है? स्टेप वाइज है। और स्टेप वाइज होने की वजह से वो स्लो है और उसे मेंटेन रखने के लिए हमें क्या चाहिए? कैटलिस्ट चाहिए। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था इस एग्जांपल से कि आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन नाम का मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो एक स्टेज मैनर में चलता है, वो सिंगल स्टेज में नहीं चलता है, वो एक स्टेज मैनर में चलता है, स्टेप वाइज चलता है। हाँ, इसकी कुछ डिटेल्स जो हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के पीछे ये एक बहुत कॉमन फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब हमारे सामने नेक्स्ट टर्म जैसी थी एंजाइम्स, वो आई गए। और अब मैंने आपसे जैसा कहा था बायो कैटलिस्ट, बायो लिविंग कैटलिस्ट तो आपको पता है। बायो कैटलिस्ट मतलब लिविंग सेल के अंदर काम करने वाला एक कैटलिस्ट है विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। नॉर्मली सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स के बने होते हैं। दे कैन ऑल्टर द रेट ऑफ एनी मेटाबॉलिक रिएक्शन, किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को जिसको वो स्पीड अप या जो भी प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी रेट को वो ऑल्टर कर सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हर एक्टिविटी जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एंजाइम चाहिए होता है, हाँ उसके स्टेप्स में से बहुत सारे स्टेप्स में हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। एंड दे आर वेरी हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक होने का मतलब है कि जो काम एक एंजाइम कर रहा है वो दूसरा नहीं कर सकता। आप इसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक रूम में हैं और रूम में दरवाजा किसी ने लॉक करके उस पर ताला लगा दिया और आपको अब दूसरी तरफ जाना है, रूम से बाहर जाना है। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप दरवाजा तोड़ दीजिए और या आप चाबी से ताले को खोल लीजिए। तो दरवाजा तोड़ना तो बहुत मुश्किल है और बहुत टाइम भी लगेगा, आप अकेले लगे रहेंगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और अगर आप की से खोलेंगे
तो वो काम सेकंड्स में हो जाएगा और उसे खोलने के बाद में की वैसी रहेगी, बदलेगी नहीं। तो एंजाइम जो है वो बिल्कुल की तरह काम करता है। आपका प्रोसेस था लॉक खोलना, की ने उसे आसान बना दिया, उसके बाद भी की वैसी रही, लेकिन शर्त है कि की क्या है, यहां पर कंडीशन आ गई वही वाली कि की जो है वो हर ताले को नहीं खोल सकती, वो उसी ताले को खोल सकती है। तो इसलिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की भी खासियत है कि वो केवल एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए स्टेप वाइज ही काम कर सकते हैं। जिस स्टेप के लिए, जिस प्रोसेस के लिए वो बने उन्हीं के लिए काम कर सकते हैं, हर एक के लिए वो काम नहीं कर सकते। तो वन हैज टू रिमेंबर दिस। तो जो एंजाइम डाइजेशन में काम में आ रहे हैं वो रेस्पिरेशन में काम में नहीं आएंगे, जो रेस्पिरेशन में काम में आ रहे हैं वो एक्सक्रीशन में काम में नहीं आएंगे, जो एक्सक्रीशन में काम में आ रहे हैं वो बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज हैं वहां कहीं काम में नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। तो आपको आई होप अब एंजाइम्स का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है। और ये और मैं आपको बता दूं कि आपकी बॉडी के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बॉडी खुद एंजाइम्स फॉर्म करती है, अपने आप बनाती है। ठीक है। अब एक और कॉमन टर्म है जो आपने लोअर क्लास में पढ़ी है और ये बार बार आपके सामने आई है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। इस टर्म को हमने कहा है एटीपी और इसका नाम भी आपने सुना है, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आगे काम में आएगी बार बार। और इसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल मानते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल का क्या मतलब है, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। आप लोग मॉर्निंग में अभी ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं? अगर आपने अपनी बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब नहीं किया हो तो, यानी अगर आप बहुत रात को लेट सो रहे हैं और लेट उठ रहे हैं, देन इट इज समथिंग एल्स। लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब नहीं किया तो आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं? और अगर एक रूटीन में थे नॉर्मली तो आप ब्रेकफास्ट कब करते थे? जनरली स्टूडेंट्स का आंसर होता है कि 8 से 10 बजे के बीच में मॉर्निंग। फिर हम लंच का क्या टाइम है, तो लंच का भी सबका टाइम ऑलमोस्ट सेम है, 1 से 3 के बीच में। और डिनर के बारे में बात करें तो डिनर का टाइम भी ऑलमोस्ट सेम है, 8 to 10 रात को, जल्दी से जल्दी 8 और रात को 10। हाँ, कुछ कम्युनिटीज में जल्दी खा लिया जाता है, नो डाउट। तो सबका एक बायोलॉजिकल सिस्टम बना हुआ है, बायोलॉजिकल क्लॉक बनी हुई है, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, जिसके हिसाब से आप फूड कंज्यूम करते हैं, फिर फूड डाइजेस्ट होता है, फिर वो फूड एनर्जी देता है, वो एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। तो आपको क्या लगता है जो आप फूड कंज्यूम करते हो वो डाइजेस्ट होके वही आपको एनर्जी देगा? पहले फूड को डाइजेस्ट होके एनर्जी देने के लेवल तक पहुंचने में एक बार के फूड को कम से कम 6 से 8 घंटे लगते हैं। तो तब तक एनर्जी कहां से आएगी? चलिए कोई बात नहीं। जब फूड डाइजेस्ट हुआ और डाइजेस्ट होके रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी देने के लिए वो पहुंचा, उस समय आपकी बॉडी की एक्टिविटीज ही नहीं है ज्यादा, तो वो एनर्जी कहां जाएगी? भाई एक काम ऐसा समझते हैं कि आपने दोपहर में 2 बजे लंच किया, अब वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होके और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में आपके पहुंचेंगे 8 घंटे बाद। कुछ तो पहले ही पहुंच जाते हैं, कुछ थोड़ी देर बाद। अब रात को 10 बजे वो पहुंचे और 10 बजे बाद आप सो गए। ठीक है ना, यू विल टेक रेस्ट डेफिनेटली। तो रात को 10 बजे जब वो एनर्जी बहुत सारी एकदम से जनरेट हुई और मिलना शुरू होगी और उस समय आपका रिक्वायरमेंट ही नहीं, यू आर गोइंग टू टेक रेस्ट? नो। ये थे ठीक है, बॉडी के बहुत सारे प्रोसेस चलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए इतना एनर्जी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर वो एनर्जी कहां जाए? तो दैट एनर्जी हैज टू बी स्टोर्ड इन सम फॉर्मेट। दैट एनर्जी, जो कि बहुत लंबे समय तो नहीं लेकिन कुछ समय के लिए आपकी बॉडी में जो स्टोर हो सकती है, दैट स्टोरेबल यूजेबल फॉर्म इज व्हाट? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट दिखने में कुछ ऐसा है, खतरनाक शक्ल। ठीक है ना। This entire part is this part is known as adenosine. It's a nitrogenous base और इससे जुड़े हुए ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इससे जुड़े हुए हैं। हम कहते तो भाई मैं इसका क्या करूं, इससे क्या लेना देना एनर्जी का? तो इसे समझिए एग्जैक्टली ये मैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको दिखा रहा हूं। ठीक है ना। अब मैं बार बार ये बनाऊंगा तो आपको डर लगेगा। तो ये एडेनोसिन है और इससे 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हैं। जब कभी आपको एनर्जी बॉडी के लिए चाहिए तब इन 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट ग्रुप यहां से ब्रेक हो जाता है एंड दिस गिव्स यू आउट एनर्जी। ये एनर्जी हमें मिल जाती है जिसे हम यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है। ठीक इसी तरह से आप समझिए ध्यान से, अजय की बात यहां है। ठीक इसी तरह से जब आपकी बॉडी में एनर्जी रिलीज हो रही होती है और उसे यूज करने के लिए आपको उस समय नहीं चाहिए और आपको स्टोर करके रखनी, तब क्या होगा? उस समय इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। ये जो चीज है ना, इसमें एडिनोसिन के साथ 2 फॉस्फेट जुड़े हैं, वी कॉल इट एडिनोसिन डायफॉस्फेट। और वहां जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप होगा उसको ये आपस में उस समय जो एनर्जी वहां प्रेजेंट होगी उससे जोड़ के वापस क्या बना लेगा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो व्हेनेवर देयर इज मोर एनर्जी प्रेजेंट इन योर बॉडी
एक्स्ट्रा एनर्जी इज प्रेजेंट इन योर बॉडी, एटीपी इज सिंथेसाइज्ड, एटीपी उस समय बनेगा, और जब आपको जरूरत होगी तब एटीपी पहले एडीपी में, जरूरत पड़ने पर एडीपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी एक और फॉस्फेट ग्रुप टूट सकता है, उसमें भी बदल सकता है। तो ये एटीपी और एडीपी टू एएमपी और इनका रिवर्स प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो आपकी बॉडी को एनर्जी जब स्टोर करनी है तो भी इसे यूज कर रहा है, और जब एनर्जी आपको देनी है तो भी इसे यूज कर रहा है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि खरीदने और बेचते समय हम करेंसी को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी बॉडी में एक तरह की क्या हो गई, एनर्जी की करेंसी। जब एनर्जी खर्च करनी है तो भी इस फॉर्म में, और जब एनर्जी स्टोर करनी है तो भी इस फॉर्म में। सो दैट्स व्हाट वी कॉल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दिस इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम इन बेसिक टर्मिनोलॉजी के बाद में न्यूट्रिशन के कुछ मोड देख रहे हैं, हालांकि उन मोड आपके पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी हम बिगिनिंग कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सी टर्म्स आपके सामने। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब ऑर्गेनिज्म कुछ इनऑर्गेनिक एजेंट्स की हेल्प से और एनर्जी के सोर्सेज से और रॉ मटेरियल को यूज करके सेल्फ अपने लिए ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करता है। दैट्स व्हाट वी कॉल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को इस पैटर्न पे दो पार्ट में डिवाइड करके हम समझ रहे हैं। फर्स्ट वन इज फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मोड का मतलब है, फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट, ऑटोट्रॉफिक मींस सेल्फ प्रिपरेशन, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है सेल्फ प्रिपरेशन। सो जितने ऑर्गेनिजम्स लाइट एनर्जी और इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके ऑर्गेनिक फूड खुद बना सकते हैं, उन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स या इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फोटो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। फोटोसिंथेसिस या फोटो ऑटोट्रॉफिज्म जो है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक फूड बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो आपको क्या चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको लाइट एनर्जी चाहिए, और हम इसके बिहाफ पे उन ऑर्गेनिजम्स को इस कैटेगरी में रख सकते हैं जो ऐसा करके ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। और आपको अच्छे से पता है सारे ग्रीन प्लांट्स इस कैटेगरी में आते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर इन दिस कैटेगरी, और इवन ग्रीन ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जो यहाँ इस विजुअल में आपके सामने है, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी, बिकॉज दे हैव दैट स्पेशल थिंग जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, सेल्स में होती है क्लोरोप्लास्ट और उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। इस सेशन में आपको पढ़ना है कि वो ऐसा कर कैसे पाते हैं, वो फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, दैट वी विल बी स्टडी। लेकिन जनरली पहले हम ये देखते हैं ऑर्गेनिक फूड फोटो ऑटोट्रॉफिज्म में इस तरह से बनता है। बहुत कॉमन सी चीजें आपने लोअर क्लास में पढ़ी। अब मैं इसके साथ जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं वो ये है कि कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर एबल टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड, लेकिन वो लाइट एनर्जी यूज नहीं करते, वो केमिकल्स में स्टोर कुछ एनर्जी को यूज करते हैं। दे आर नोन एज कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ये इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या कीमोसिंथेसिस जिसे हम कहते हैं, कीमो ऑटोसिंथेसिस जो है वो क्या है, इट्स अ मेथड ऑफ कार्बन एसिमिलेशन। कार्बन एसिमिलेशन मींस कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में कन्वर्ट करना। बायोलॉजी डायग्राम्स के साथ साथ टेक्निकल टर्म्स का खेल है, हर टेक्निकल टर्म का मीनिंग है, रटिए मत, मीनिंग समझिए। कार्बन एसिमिलेशन का मतलब है कार्बन को जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट है उसे ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करना। सो द मेथड ऑफ कार्बन एसिमिलेशन व्हेन द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट इन डार्कनेस। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में कन्वर्जन, इसी को तो फूड बनाना कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में कन्वर्जन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में कन्वर्जन एक तरह से क्या, हाइड्रोजन का एडिशन। और आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा है कि जहां कहीं हाइड्रोजन जुड़ती तो वो क्या है, रिडक्शन। सो वी कैन से इट इज अ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज कैरिड आउट इन डार्कनेस, लाइट नहीं है। तो फिर एनर्जी कहां से आ रही है, by utilizing the energy obtained from oxidation of inorganic substance. Wonderful definition, see this. दो टर्म्स इसमें, तीन टर्म्स इसमें आ रही हैं जिनको देख के आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। पहली टर्म आ रही है कार्बन एसिमिलेशन, यानी कार्बन का ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट होना। दूसरी टर्म आ रही है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में कन्वर्जन, रिडक्शन। और अगर रिडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो ये ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जिसकी एनर्जी को यूटिलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जा रहा है। तो लाइट तो आई नहीं, इसलिए कहां हो रहा है, डार्कनेस में। तो बिना लाइट की प्रेजेंस के कुछ ऑर्गेनिजम्स केमिकल एनर्जी को यूज करके और कार्बन को
ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, फूड में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस फिनोमेना इज नोन एज कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब तो दिस इज समथिंग वेरी गुड। और ऐसा कौन कर सकता है, ठीक है ना, इस तरह का न्यूट्रिशन कौन कर सकता है? तो उस न्यूट्रिशन में सबसे आगे है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसके एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास, इवन नाइट्रोबैक्टर भी इस कैटेगरी में आ सकता है। तो मैंने आपके सामने ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आपके सामने लिए, ठीक है, ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल इसका है। इसके अलावा सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया एंड हाइड्रोजन एंड मीथेन बैक्टीरिया इस कैटेगरी में आते हैं। तो इट्स अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ बैक्टीरिया व्हिच कैन परफॉर्म कीमोसिंथेसिस। अब तक हमने सिर्फ फोटोसिंथेसिस की बात सुनी थी, लेकिन आज हम कीमोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। एंड दिस इज बहुत बहुत अच्छा ही कॉन्सेप्ट है। अगर हम कभी हायर क्लास में से डिटेल में पढ़ें तो यू विल रियलाइज कि इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है और जो प्रोसेस है इट इज अटरली इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, वो हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम कुछ और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ऑटोट्रॉफिक समझ में आया हो तो हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है जहां पर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एनर्जी, अपना फूड किसी और से डिराइव करता है, ही इज नॉट केपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग हिज फूड, तो दूसरों से डिराइव करता है। तो ऐसे कई तरह के वेज हैं जिनसे वो फूड डिराइव करता है। उनमें से सबसे पहला जो वे मैं आपके सामने ले रहा हूं वो है सेप्रोफाइट। ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, वेयर ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में होगा, छोटे ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में होगा, वो इस कैटेगरीज में आते हैं। और हो सकते हैं कि माइक्रो की जगह वो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हों, कुछ बड़े भी हों, वो इस कैटेगरी में आते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के डेड होने का वेट करते हैं। ते वेट कि तब तक कि वो ऑर्गेनिज्म डेड ना हो जाए, और डेड और डिकेइंग मैटर से फिर वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। इस एग्जांपल को देखिए, दिस इज मोनोट्रापा, ठीक है ना, मोनोट्रापा इट इज नोन एज इंडियन पाइप के नाम से जानी जाती है। इट्स अ फंगस, और ये जहां ग्रो कर रही है उसको देखिए आप ध्यान से, पूरा डेड और डिकेइंग मैटर है, और इस डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन डिराइव करने का इसका तरीका भी बड़ा शानदार है, ठीक है ना। ये भी इसी का एक फॉर्म है, डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करने के लिए। ये क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग फूड को कंज्यूम करते हैं फिर वो डाइजेस्ट होता है। ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी से डाइजेस्टिव जूसेस बाहर जाते हैं, और डाइजेस्टिव जूसेस बाहर जाके उस फूड को क्या कर लेते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर है उसको वहीं डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट डेड एंड डिकेइंग मैटर। इसमें कोरल जो है, कोरल रूट्स जो हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट, मशरूम्स, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो है वो मोस्टली जो है फंगस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फीचर है। तो कोरल रूट्स, जो कोरलाइट रूट्स जो होती है उनके बारे में बात हो रही है, जो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी काम में आएंगी। लेकिन फिलहाल हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में इसको देख रहे हैं। मोनोट्रापा दैट इज इंडियन पाइप, सर्टेन बैक्टीरिया, फंगस के दूसरे एग्जांपल्स जो हैं ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या हुआ, पहली चीज तो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करेगा, और ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया है कि किस तरह से बॉडी के जूसेस बॉडी से बाहर जाके उन्हें डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करते हैं। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज पैरासाइटिक वे ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ पैरासाइट इज द मोस्ट, you can say, selfish kind of nutrition in which they need a living host। सबसे पहले तो लिविंग होस्ट होने चाहिए, और उस लिविंग होस्ट से वो न्यूट्रिशन डिराइव करते समय उसको हार्म भी करते हैं। दिस इज समथिंग वेरी बैड। एक पैरासाइट जो है वो किसी होस्ट के ऊपर अटैक करता है, वो उसकी बॉडी के ऊपर या अंदर रहता है, उससे पूरा न्यूट्रिशन डिराइव करता है और उसे नुकसान भी पहुंचाता है। दैट्स व्हाट वी कॉल अ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। और आज तक आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे पैरासाइट सुने होंगे जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या अंदर रहते हैं, जैसे मॉस्किटो एक पैरासाइट है, ठीक है ना, अगर हम फीमेल एनोफिलीज के बारे में बात करें। ऐसे और भी बहुत सारे पैरासाइट हैं, लेकिन आपने प्लांट पैरासाइट आई डोंट नो सुने नहीं सुने, तो मैं कैसे प्लांट पैरासाइट के बारे में आज एक बात कर रहा हूं आपसे। सबसे कॉमन प्लांट पैरासाइट जो है वो है डॉडर या कस्क्यूटा जिसे कहते हैं, और इंडिया में उसको हिंदी में अमर बेल या आकाश बेल के नाम से जाना जाता है। इट्स अ पैरासाइटिक प्लांट। मैं जिस कैंपस में रह रहा हूं वहां तो बहुत है ये, और ये पैरासाइटिक प्लांट कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये प्लांट्स के ऊपर एक येलो कलर के नेट की तरह से फैल जाता है। इसमें कोई रूट नहीं है, कोई इसमें लीव्स नहीं है, सिर्फ ब्रांचेस और ब्रांचेस का नेट है। और ये ब्रांचेस और नेट जो है पूरे उस होस्ट को, ठीक है ना, एक येलो क्लाइंबर की तरह से ये होता है, पूरे उस होस्ट को चारों तरफ से कवर कर लेता है, घेर लेता है सब तरफ से। इट लैक्स बोथ क्लोरोफिल एंड लीव्स,
and it is a yellow colored climber that attaches itself to the host. ये बिल्कुल उसको क्लिंग कर लेगा. ये जो खास तौर पे देखिए इसकी क्लिंगिंग जो हो रही है वो कहाँ हो रही है? लीव्स में. ऑब्वियसली लीव्स क्या करती हैं? फूड प्रिपेयर करती हैं. तो जहां से फूड प्रिपेयर होकर निकल रहा है बस यहीं पर ये इसको क्लिंग कर लेती है. अब मैं आपको इसको और पास से दिखाता हूं ताकि आपको पता लगे कि कितना सेल्फिश पैरासाइट जो है कैसे काम करता है. ये इसकी लीव्स में फूड बन रहा है तो फूड ट्रेवल करता है फ्लोएम के थ्रू. आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. तो अपने आप को ये इसके जो सकर्स होते हैं जिन्हें हम हॉस्टोरिया भी कहते हैं, ठीक है ना, ये हॉस्टोरिया और सकर्स जो हैं ये उस फ्लोएम के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं, ठीक है ना. तो इट गिव्स आउट हॉस्टोरिया और suckers that gets attached to the phloem of the host to derive nutrition. और इतना होशियार ये प्लांट है कि ये उस प्लांट के ये जो कस्क्यूटा है ये उसकी रूट पर अटैक नहीं करता है, ठीक है ना. कस्क्यूटा डज नॉट अफेक्ट द रूट इन मैच्योर कंडीशन ऑब्वियसली, क्योंकि प्लांट पूरा ही खत्म हो गया तो फिर से खाना कैसे मिलेगा, ठीक है. तो स्मार्ट. इट प्रोड्यूसेस बंचेस ऑफ व्हाइटिश एंड येलोइश बेल शेप्ड फ्लावर, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. अदर वैसे एग्जांपल्स आपने अगर पैरासाइट की देखी तो प्लांट पैरासाइट था. इसके अलावा आपने देखेंगे तो टिक्स, अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उन पेट्स की बॉडी के ऊपर टिक्स रहते हैं. लाइस जो हैं वो तो ह्यूमन पे भी रहती है. लीचेस जो हैं वो एनिमल्स कैटल के अंदर बहुत मिलती हैं. और टेप वर्म्स अगर आपने लास्ट ईयर पढ़ा हो, प्लेटिहेल्मिन्थ्स जो हैं वो एक वर्म है, ये आपकी बॉडी के अंदर रहता है. तो देयर आर एक्टो एज वेल एज एंडो पैरासाइट्स. लेकिन पैरासाइट्स के बारे में क्या ध्यान रखना है? पैरासाइट्स के बारे में ध्यान रखना है कि they derive nutrition from the host और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है. इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट जो पैटर्न है न्यूट्रिशन का, दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है ना. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये आपको सामने डायग्राम आपको दिख रहा है. इट्स अ स्माइली टाइप ऑफ थिंग बट इट्स अ डेडली स्माइल, ठीक है ना. इट्स नॉट अ गुड स्माइल, इट्स अ डेडली स्माइल. ये जो आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स ये दिखने में बड़े सुंदर होते हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल. और इस ब्यूटी की तरफ ही जो है वो इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं. एंड देन दीज इंसेक्ट्स आर ट्रैप्ड इन देयर दीज स्ट्रक्चर्स. अब उन स्ट्रक्चर्स के अंदर वो ट्रैप होके और फिर वो उनसे नरिशमेंट जो है डिराइव कर लिया जाता है. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि प्लांट ऐसा करेगा? प्लांट तो पूरी दुनिया को खाना बनाते हैं उनके लिए, एंड व्हाई दे डू दिस. तो ये इंपॉर्टेंट है. देखिए, देयर आर सर्टेन प्लांट्स, नॉट ऑल प्लांट्स डू दिस. देयर आर सर्टेन प्लांट्स व्हिच आर ऑटोट्रॉफिक, बाय एंड लार्ज दे आर ऑटोट्रॉफिक, बट इन सर्टेन केसेस बिकॉज वो ऐसी जगह रहते हैं जहां उनको कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, लाइक वो मार्शी एरिया में रह रहे, तो वहां उनको नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होने लगती है. तो पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए उनके जो बॉडी की कुछ पार्ट्स हैं वो ऐसे मॉडिफाइड होते हैं सो दैट दे कैन ट्रैप दोज इंसेक्ट्स एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देम. सो दे फीड ऑन द इंसेक्ट. अब ये क्या होगा? अपनी नॉर्मल कंडीशन में ऐसा खुला हुआ होगा पूरा, और इसका ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको इतना सुंदर दिख रहा है, इसका ये इट्स वेरी स्टिकी. और बहुत स्टिकी होने की वजह से क्या करता है, इंसेक्ट जब इस पे आते हैं वो नेक्टार के लिए आते हैं, वो चिपक जाते हैं, फिर वो इसे रोल करके अपने साथ चिपका ले और फिर पूरा न्यूट्रिशन इससे डिराइव करके और देन इट विल लीव इट. सो दे आर जनरली फाउंड इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट हैबिटेट्स लाइक जो मार्श एरिया होते हैं, एंड हेंस टू कंपनसेट द लॉस दे यूज इंसेक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन. एक दो एग्जांपल मैं और आपके सामने ले रहा हूँ. सी दिस, एंड इट इज, यहाँ तो इंसेक्ट भी इसने ट्रैप किया हुआ है. दिस इज वीनस फ्लाई ट्रैप डायनिया, इसका एग्जांपल आपके सामने है. और देयर इज दिस पिचर प्लांट नेपेंथिस जिसे है सनड्यू, ब्लैडरवर्ट, यूट्रिकुलारिया ब्लैडरवर्ट आई गेस दिस इज, ठीक है ना. तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स और दिखने में देखिए कितने सुंदर हैं ये, ठीक है ना. अगर ये एंड आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको इनके ऐसे वीडियोस भी देखने को मिलेंगे जिसमें ये एकदम से जो ओपन इसका स्ट्रक्चर है ऐसे बंद होके उस को अंदर अपने ले लेता है इंसेक्ट को, ठीक है. तो ये किस लिए? ये न्यूट्रिशन को डिराइव करने के लिए. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एक अच्छा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें दो पार्टनर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं दोनों को बेनिफिट होता है, ठीक है ना. सिम्बायोसिस का मतलब ही यही है. सिम्बायोसिस का मतलब है व्हेन एन एसोसिएशन व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर द पार्टनर्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड. So mutually beneficial association in which organisms live together and share shelter and nutrients is known as symbiotic nutrition. इसमें दो एग्जांपल्स मैं आपके सामने ले रहा हूँ. वन इज माइकोरिजा एंड द अदर इज लिचिन. इसमें से एक का नाम आपने सुना है, लिचिन्स. माइकोरिजा मैं आपको समझाता हूँ क्या है. इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अ माइसीलियम ऑफ फंगस. फंगस का फिलामेंट, उसको माइसीलियम कहते हैं. विद द रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स, नॉट ऑल प्लांट्स, सर्टेन प्लांट्स. खास तौर पे कोनिफर्स. कोनिफर्स इज व्हाट? जिम्नोस्पर्म्स, जो लास्ट ईयर आपने पढ़ा.
एंड ऑर्चिड्स, इनके साथ में कुछ फंगस, सारी नहीं कुछ फंगस आपस में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती हैं। उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम माइकोरिजा कहते हैं। द ट्री, अब इसमें इसका जो प्लांट है उसका क्या काम होता है? द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन टर्न इट रिसीव्स हेल्प टू फॉर्म इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। वो फंगस उसको हेल्प करती है इस चीज में। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री एज वेल एज फॉर द फंगस। फंगस तो हेल्प कर रही है न्यूट्रिएंट्स को पिक करने के लिए, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, और जो वो है प्लांट जो है वो उनको फूड प्रिपेयर करता है उनके लिए। लिचेंस जो है इट्स एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी, सारी नहीं कुछ एल्गी एंड फंगाई, ठीक है ना, इनके बीच में एसोसिएशन है। मोनेरा और मोनेरा और फंगाई के बीच में, प्रोटिस्टा नहीं, मोनेरा और फंगाई के बीच में, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। सो एसोसिएशन इन विच अ ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल कंटेनिंग एल्गी जो है, इट्स अ ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इट इज वन ऑफ द पार्टनर्स एंड द अदर पार्टनर इज फंगस, दे स्टे टुगेदर। और ये आपस में जो साथ में रहते हैं, दे प्रोवाइड, जो फंगस जो है दिस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा और द एल्गी, और इन रिटर्न एल्गी जो है वो फूड प्रिपेयर करती है, क्योंकि वो ब्लू ग्रीन है तो उससे दोनों का काम चलता है। तो फंगस का काम जो है वो शेल्टर देने का है, एल्गी को बचाने का है, उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का है, उसे वाटर प्रोवाइड करने का है, और बाकी काम एल्गी खुद करती है। ये आपके सामने मैंने एग्जांपल जो है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी और इसके एसोसिएशन का लिया है, जिसे हम लिचेन कहते हैं। और हम और भी कई जगहों पर इन लिचेंस के बारे में बात करेंगे, केमिस्ट्री में भी इनफैक्ट और बायोलॉजी में, और लेकिन ये दो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिनके बारे में हमें बात करनी थी। तो हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में देखा, हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फोटो ऑटोट्रॉफिज्म और कीमो ऑटोट्रॉफिज्म के बारे में देखा। कीमो ऑटोट्रॉफिक एक नया पैटर्न था जिसमें हमने ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह से केमिकल एनर्जी को यूज करके और फूड प्रिपेयर कर रहे हैं अंधेरे में, ठीक है, दिस इज समथिंग स्ट्रेंज, और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। हमने हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सेप्रोफाइटिक में मोनोट्रापा कैसे काम करता है, अपना न्यूट्रिशन डेड और डेकिंग से कैसे डिराइव करता है वो देखा। हमने पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में बात की, अमरबेल, ठीक है ना, हमने सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के बारे में बात की, ठीक है। तो हमने कुछ जो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ले लिए, लेकिन जो बड़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हम ह्यूमन बीइंग्स और बाकी से जुड़ा हुआ जो है दैट इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज मैंने आपको न्यूट्रिशन का एक शॉर्ट जो है इंट्रोडक्शन दिया है, हालांकि इसमें से बहुत सारी चीजें आपकी पुरानी पड़ी हुई थी, लेकिन ठीक है, आप लोग अब इसमें गियर अप हो गए होंगे। मोर हमने आज एक नए पैटर्न से पढ़ना जो है वो स्टार्ट किया है, एंड आई होप यू वुड लाइक इट, और डेफिनेटली इफ यू वुड लाइक इट देन डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और हमें अपने फीडबैक्स डेफिनेटली दें। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, और जो एक्सरसाइजेस मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ वो आप मुझे रेगुलरली भेजते रहें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी ये नोट्स की फॉर्मेट में भी सारी चीजें आपको अवेलेबल हो। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड एंजॉय।